एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था चीन की सभ्यता और यूनान की सभ्यता। आज पढ़ेंगे। चीन की सभ्यता पढ़ी थी हमने, बेबीलोन की सभ्यता थी, और 2-3 सभ्यता मैंने आप लोग को पुनर्जागरण उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ था, तो आप लोग को याद होगा वो, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, आई होप आप लोग इसका आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जो मिस्र की सभ्यता है वो किस नदी के किनारे थी? तो मिस्र की जो सभ्यता थी दोस्तों, वो थी नील नदी के किनारे, है ना, विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे, पीली नदी जिसको भी कहा जाता है, और पीली घाटी सभ्यता भी इसको कहा जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे यूनान की सभ्यता। वर्ल्ड हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे आपके। हालांकि यूकेपीएससी ने जो है आप लोग का सिलेबस चेंज कर दिया है, उसी आधार पे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया है। ठीक है ना। तो यूनान की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी है। जो क्रीट की सभ्यता है दोस्तों, वो यूनानी सभ्यता की जननी कहा जाता है। जननी मतलब माँ। क्रीट की राजधानी जो है नासोस थी। 1200 ईसा पूर्व आर्यों को डोरियन शाखा ने यूनान में प्रवेश कर वहाँ अपना प्रभुत्व जमा लिया था। कहाँ पे? डोरियन शाखा ने जो है यूनान में घुस गए थे और वहाँ पे प्रभुत्व अपना जमा लिया था, वहीं पे हो गए थे वहाँ के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब भारत में जो यूरोपीय आक्रमण हुआ था, है ना, और मध्य एशिया, जब उत्तर मध्य एशिया से भारत पे आक्रमण हुआ था, तो वो संतुलित कार्य की स्थापना, ये सारी चीज़ें स्थापित हुई थी। उसी तरह से पूर्वी आर्यों को की डोरियन शाखा ने यूनान में प्रवेश कर लिया था और अपना प्रभुत्व जमा लिया था। यूनान को हेल्स भी कहा जाता है। यूनान को क्या कहा जाता है? हेल्स भी कहा जाता है। ओके, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसलिए उसकी पुरानी सभ्यता को हेलेनिक सभ्यता भी कहा जाता है। जो यूनान की सभ्यता है उसको हेलेनिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ओके, पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यूनान छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, छोटे छोटे राज्यों में टूट गया था, और विभिन्न नगर राज्यों में स्पार्टा, एथेंस अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। स्पार्टा संतंत्रात्मक राज्य था। एथेंस में गणतंत्रात्मक पद्धति का विकास हुआ। एथेंस जो था दोस्तों, वहाँ पे जो गणतंत्र है, रिपब्लिक पद्धति का विकास हुआ। एथेंस में 600 ईसा पूर्व ही गणतांत्रिक शासन पद्धति को सफल प्रयोग हुए। इसके बाद जो है 490 में क्या होता है? 490 ईसा पूर्व में फारस के राजा यूनान पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, और दोनों पक्षों के मध्य युद्ध शुरू हो जाता है, और 448 ईसा पूर्व तक यह चलता रहता है। ओके, और पेरिक्लोज 669 ईसा पूर्व से 469 ईसा पूर्व से 429 ईसा पूर्व का युग यूनान के इतिहास का जो है दोस्तों, यह स्वर्ण युग माना जाता है। 469 से 429 ईसा पूर्व का नाम जो युग था, वहाँ पर यूनान का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में महान कवि होमर होते हैं, और जिन्होंने इलियड तथा ओडिसी की रचना की, जिसे कि होमर युग कहा जाता है। ठीक है ना। और सिकंदर कालीन युग को हेलेनिस्टिक युग भी कहा जाता है। सिकंदर मैसिडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा प्रदान की थी। तो हम लोग हिस्ट्री में जो सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो यूनान का ही रहने वाला था। ठीक है ना। और जो कि मैसिडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका, जो सिकंदर था किसका पुत्र था? फिलिप, राजा फिलिप का पुत्र था, मैसिडोनिया के राजा। अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा प्रदान की थी, यानी सिकंदर के गुरु का नाम हो जाएगा अरस्तु। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ओके, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु प्राचीन यूनान के प्रमुख विचारक और दार्शनिक थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के बारे में आज भी हम लोग जो उनके विचारों को पढ़ते हैं, उनके दर्शन को पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ से आपकी यूनान की सभ्यता में से सिकंदर जो है दोस्तों, सिकंदर, ये आप लोग याद रखेंगे सिकंदर के बारे में। उनके जो शिष्य थे, उनके जो गुरु थे, उनके बारे में याद रखेंगे। ओके, और नेक्स्ट देखिए रोम की सभ्यता को पढ़ते हैं। रोम की जो सभ्यता है दोस्तों, रोम की सभ्यता का विकास जो है यूनानी सभ्यता के विघटन के बाद होता है। जब ये विघटित हो जाती है कौन सी सभ्यता? यूनानी सभ्यता। इसके बाद जो है रोम की सभ्यता का विकास होता है। यह यूनानी सभ्यता से प्रभावित थी। कौन सी सभ्यता? रोम की सभ्यता। यूनानी सभ्यता से प्रभावित होकर ही रोम की सभ्यता का विकास होता है। रोमन सभ्यता का केंद्र रोम नामक नगर था। रोम नामक नगर था जो कि इटली में था। इटली में आपने सुना होगा, रोम नामक नगर है ना।
इटली में एक उन्नत सभ्यता को विकसित करने का श्रेय एट्रस्कन नामक एक अनार्य जाति को है। और रोम एवं कार्थेज के बीच 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक की शताब्दी से अधिक तक वर्षों तक संघर्ष चलता है और 3 भीषण युद्ध होते हैं। इसके बारे में आप लोग को नहीं पढ़ना है उतना। ओके, यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा इसके वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ओके, और इन युद्धों में प्यूनिक युद्ध के नाम से, इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछ सकता है जो एग्जामिनर है कि प्यूनिक युद्ध किस सभ्यता से संबंधित है। तो आपकी जो अभी हमने रोम की सभ्यता है ना, रोम की सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो रोम की सभ्यता से प्यूनिक युद्ध जो है संबंधित है। ओके, उसको याद रखेंगे। इस युद्ध में रोम की विजय होती है और जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह बन जाता है और इसकी गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में से की जाती है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में से कौन सा सुमिलित है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। जूलियस सीजर है जो रोम साम्राज्य का बादशाह बनता है, यही जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में इसकी गणना की जाती है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगस्टस 31 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है। अगस्टस का काल है जो रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है। आधुनिक अस्पतालों के संगठन की कल्पना रोमन सभ्यता की देन है। ठीक है ना, जो आधुनिक अस्पताल बने हैं वो रोमन सभ्यता की ही देन है। और रोमन में जो दर्शन और धर्म ने विश्व सभ्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। रोमन जो सभ्यता है, रोमन जो दार्शनिक थे, उन्होंने पूरे विश्व पर अपना प्रभाव डाला। जहाँ तक धर्म का संबंध है, ईसाई धर्म का प्रसार रोम की ही देन है। जो ईसाई धर्म, कैथोलिक धर्म है, उनकी किसकी देन है? ये रोम की ही देन है। रोम का पोप कालांतर में संपूर्ण यूरोप का राजनीतिक संचालक बन गया है। ओके, जो रोम का पोप है दोस्तों, वो जो है अभी के समय में भी और पुराने समय में भी जो है यह यूरोप का राजनीतिक संचालक बन गया था। रोम की राष्ट्रभाषा क्या है? लैटिन भाषा है। और इसका विस्तृत प्रभाव जो है पूरे विश्व पर पड़ा है। अंग्रेजी भाषा और साहित्य का जो स्वरूप आज उपलब्ध है वह लैटिन भाषा की ही देन है। जो लैटिन भाषा है वो प्राचीन भाषा है। अंग्रेजी भाषा और साहित्य जो भी चीज़ें हैं आज तक, वो लैटिन भाषा की ही देन है। ओके, अब है दोस्तों पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि पुनर्जागरण क्या है। विश्व में पुनर्जागरण, भारत में आप लोग जो है 1828 के समय जो है पुनर्जागरण का काल देखेंगे, लेकिन अब देखते हैं पुनर्जागरण विश्व में। ठीक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। पुनर्जागरण का अर्थ होता है किसी पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई रीति रिवाज अपना लेना ही पुनर्जागरण कहलाता है। तो पुनर्जागरण की डेफिनेशन आ सकती है आपके एग्जाम में। तो पुनर्जागरण जो है फ्रांसीसी शब्द रेनेसा से बना है, जिसका अर्थ है दोबारा जाग उठना। ओके, दोबारा जाग उठने को ही क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण, जो कि फ्रांसीसी भाषा के रेनेसा शब्द से बना है। ओके, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के शहर फ्लोरेंस से होती है। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से होती है? इटली से। इटली से आ जाएगा आपका क्वेश्चन में। ओके, फ्लोरेंस जो जागरण की शुरुआत कहाँ से होती है? इटली से होती है, फ्लोरेंस नामक शहर से। इसकी शुरुआत प्रसिद्ध कवि दांते ने किया। और कवि दांते को याद रखिएगा, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कवि दांते के बारे में। उनकी पुस्तक डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग एवं नरक के काल्पनिक वर्णन किया गया है, स्वर्ग और नरक का, द डिवाइन में। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी। तो इसकी पुस्तक का नाम ही पूछ सकता है, दांते की पुस्तक डिवाइन कॉमेडी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, पुनर्जागरण इटली से ही प्रारंभ होता है और इटली के मध्य में पड़ता था, जिस कारण उसे अत्यधिक व्यापारिक लाभ हुआ। अतः वहाँ के लोग धनी हो गए और उनके यहाँ विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में अत्यधिक विकास होता है। ठीक है ना, इटली में। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार। जो कुस्तुनतुनिया था वेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, जो कि ईसाइयों का एक प्रमुख केंद्र था। कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम आक्रमण होता है और तुर्की ने वहाँ पर अधिकार कर लिया। और जो कुस्तुनतुनिया के विद्वान लोग थे
वह अपनी कला, संस्कृति, विज्ञान इत्यादि को बचाने के लिए इटली में शरण लेते हैं और इटली के लोगों का नए विचारों से परिचित होते हैं और इटली के नए विचार हैं उससे परिचित होते हैं और वहीं पे जो है पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। कहाँ से? फ्लोरेंस से, इटली का जो शहर था। ठीक है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तुर्की आक्रमण हो गया था। कहाँ पर? कुस्तुनतुनिया पर। ओके, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यूरोप में पुनर्जागरण का कारण क्या है? मुस्लिम तथा ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध हो गया था और जिसमें कि ईसाई पराजित हो गए थे, अतः वे शरण लेने की नई जगहों की खोज करने लगे, जिसमें कि उनके विचारों में सुधार आया, उन्हें नए विचार मिले। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आक्रमण होने के कारण यूरोपीय लोग शरण लेने के लिए नए नए जगहों को खोजने लगे थे। यूरोप में कई वैज्ञानिक उपकरण तैयार किए गए, दिशा सूचक यंत्र, कंपास। हालांकि जो दिशा सूचक कंपास जो है चीन ने पहले ही बना दिया था, है ना, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। यूरोप में छापखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की खोज होती है, जिससे विचारों को फैलाने में आसानी होती है। ठीक है ना। पुनर्जागरण कब होता है? पुनर्जागरण जब हम नए नई चीज़ों को आविष्कार करने लग जाते हैं, नई नई चीज़ों को ढूंढने लग जाते हैं, तभी तो पुनर्जागरण होता है ना। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में। ओके, पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं थी? लोग धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, दर्शन, भूगोल जैसे विषयों को पढ़ने पर ध्यान देने लग गए थे। लोग जो है परलोकवाद तथा मोक्ष प्राप्ति के स्थान पर सामाजिक मुद्दे पर अत्यधिक ध्यान देने लग गए थे। अंधविश्वास, रूढ़िवाद को जो है सिरे से नकार दिया गया था, इसको खत्म करने की बात की गई थी। पुनर्जागरण के बाद लोगों के विचारों पर तर्क वितर्क करते थे और नई नई चीज़ों को सीखते थे। ठीक है ना। साहित्य के क्षेत्र में जो पुनर्जागरण होता है, दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी, जिससे कि इस पुस्तक को पढ़ने से, है ना, इस साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण होता है। पेट्रोक ने कैवेलियर टेलर्स नामक पुस्तक लिखी। ओके, मैकियावेली ने द प्रिंस आर्टवार नामक पुस्तक लिखा। शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा, जो कि आज भी आप लोग जो है लिटरेचर में पढ़ते होंगे, है ना। और बुकेसिया ने डेकामरान की कहानी लिखा। ठीक है, ये तो हो गया साहित्यिक क्षेत्र में पुनर्जागरण। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्थापत्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण। सेंट पीटर गिरजाघर रोम, यहाँ पे स्थापत्य कला का जो है देखने को मिलती है। सेंट पॉल गिरजाघर लंदन, सेंट मार्क गिरजाघर वेनिस जैसे गिरजाघरों का निर्माण होता है। ये सारे जो है पुनर्जागरण के समय ही इसका निर्माण होता है। सेंट पीटर गिरजाघर कहाँ है? ये पूछ सकता है। ये रोम में है। सेंट पॉल गिरजाघर लंदन में है। ये आप लोग को मैचिंग जैसे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। सेंट मार्क गिरजाघर वेनिस में है। ओके, चित्रकला के संबंध में पुनर्जागरण। राफेल ने मेडोना नामक चित्रकारी बनाई। ये आप ये देखिए फेमस। लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा, है ना। द लास्ट सपर नामक चित्रकारी बनाई। किसने? लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा और द लास्ट सपर। ये क्वेश्चन आपका आता है, आपका यूकेपीएससी द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या होता है? टॉलमी के विचार के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, किंतु पुनर्जागरण के बाद इसके विचारों को काट दिया गया था। नए विचार जो हैं आए थे। कोपरनिकस जो कि पोलैंड के थे, इन्होंने बताया था सूर्य स्थिर है, सूर्य जो है स्थिर है, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। ठीक है ना। सूर्य की चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। केपलर जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने ग्रहों के गति संबंधी नियम बताए। ओके, तो आप लोग कोपरनिकस ये पोलैंड से थे, केपलर जर्मनी से थे। ये इन्होंने क्या क्या आविष्कार किए इसके बारे में भी नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि मैचिंग में आ सकता है आपका क्वेश्चन। ओके, न्यूटन जर्मनी के थे, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, आपने लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। गैलीलियो इटली के थे, इन्होंने दूरबीन बनाया था। मार्को पोलो इटली के थे, इन्होंने कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र कंपास बनाया था। ओके, दिशा सूचक मतलब होता है कंपास। और रोजर मेकर इंग्लैंड के थे, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया था। ठीक है, अब देखते हैं कि पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जो पुनर्जागरण था दोस्तों, उसका प्रभाव जो है
पुनर्जागरण के बाद मान्यता में कमी आई। जो मतलब प्राचीन विचार थे उनकी मान्यता में कमी आती है। लोग नए जगहों की खोज करने लग जाते हैं, जिससे नए नए उपनिवेश बनने लग जाते हैं, ठीक है ना। और इस्लाम धर्म पिछड़ने लग जाता है, ईसाई धर्म जो है आगे बढ़ जाता है। यह जो पुनर्जागरण के प्रभाव होते हैं। इसके बाद जो है धर्म सुधार आंदोलन होते हैं। पुनर्जागरण के बाद जो है सीधे धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और इसका कोई तात्कालिक कारण तो नहीं है, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन में ईसाई धर्म में मौजूद बुराइयों के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू होता है। ईसाई धर्म में कैथोलिक पोप के विरुद्ध सर्वप्रथम जर्मनी के निवासी मार्टिन लूथर किंग ने आवाज़ उठाया था। 16वीं सदी में प्रोटेस्टेंट नामक, इनकी देखिए मार्टिन लूथर की बुक का नाम है प्रोटेस्टेंट नामक एक ईसाई धर्म की एक नई शाखा बना दी। मार्टिन लूथर किंग के कारण ही धर्म सुधार आंदोलन जो है सफल होता है। अब धर्म सुधार आंदोलन के कुछ प्रभाव देख लेते हैं। चर्च जो था, पहले चर्च के प्रभाव में कमी आती है। पहले चर्च को ही सब कुछ माना जाता था, ठीक है ना। वहाँ से ही राजनीतिक जो है क्रियाएं शुरू होती थी। कैथोलिक धर्म को मानने वालों में कमी आ जाती है। पोप की शक्ति में कमी आती है। राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। चर्च की बुराई में कमी आ जाती है और प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हो जाता है। यह था आपका पुनर्जागरण, यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग कल औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, ओके। और दोस्तों लास्ट में इतना ही कहने जोगे। सेशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, प्लस कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके।